वेलकम टू शाजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रेट लाइन का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं तो इसलिए अब सेकंड वीडियो का आज शेड्यूल है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो समझ लेते हैं पहले इसके बारे में कुछ। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म का मतलब है जब आपको एक वन पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो हम उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। पॉइंट होगा x1 y1 और स्लोप होगा m। और अगर टू पॉइंट फॉर्म हो तो देखो सेम ही है, बस यहाँ पर y-1 है, यहाँ भी y-1, x-x1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस यहाँ पर m का फॉर्मूला ही तो आ गया। तो अगर टू पॉइंट फॉर्म हो तो आपको ये वाला यूज करना है। एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मतलब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटती है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, और वाई एक्सिस को जहां काटती है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। जरूरी नहीं है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, इधर भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकती है। तो जब एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को काटती है तो उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? एक्स अपॉन एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, वाई अपॉन वाई एक्सिस का जो पॉइंट है, जिसे हम ए और बी से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस निकालना है। तो जैसे ये आपका एक्सिस है ना, ग्राफ इसी भी तो आप प्लॉट करते हैं। लेफ्ट साइड में माइनस एक्स होता है, इधर वाई और इधर माइनस वाई। तो अब आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, यहाँ 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 राइट में या लेफ्ट में कहीं भी चले जाएं तो y का वैल्यू जीरो रहता है ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो रहेगी वो रहेगी y इक्वल टू जीरो, है ना। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी? x इक्वल टू जीरो, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू जीरो रहती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। पासिंग थ्रू मतलब इक्वेशन ही निकालनी है इसमें, 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस में। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट मिल गया -4, 3, तो ये x1 हो गया और ये y1। एंड स्लोप इज हाफ, यानी कि स्लोप डिनोटेड बाई 1/2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अपनी क्या होगी? क्या थी? y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 बोले तो 3, और m इज हाफ, और x माइनस -4, तो एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2y माइनस 6 x प्लस 4 सबको एक साइड ले आते हैं। तो x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 6, तो फाइनली x माइनस 2y प्लस 10। अब लेफ्ट साइड में जीरो लगाओ या राइट में, एक ही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल सेम यही है, पासिंग थ्रू 0 0। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये m की वैल्यू m ही है। तो वही रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y1 और x1 का वैल्यू डाल देते हैं। तो y माइनस जीरो, स्लोप इज m, एंड x माइनस जीरो। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई? y इक्वल टू एम एक्स। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पासिंग थ्रू 2, 2 रूट 3, ये 2 रूट 3 है, वो कॉपी करने में √3 कॉपी नहीं हो पाया था। तो हमारे पास पॉइंट मिल गया 2, 2 रूट 3। अब हमें स्लोप चाहिए या दूसरा पॉइंट चाहिए। तो स्लोप तो है नहीं, हमारे पास थीटा है। थीटा कितना है? 75। और हमें याद आया कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली अगर हमें थीटा गिवन हो तो हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं, बिकॉज m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 75। अब 75 तो स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, तो 75 को हम रिप्लेस कर सकते हैं दो स्टैंडर्ड एंगल में, 45 प्लस 30। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था थर्ड चैप्टर में, tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता था? tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसमें a और b की वैल्यू निकाल के हमारे पास जो a मतलब a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 30 जैसी डालेंगे ना, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे नहीं, क्योंकि रेशनलाइज तो लास्ट ऑप्शन होता है ना। अभी तो हमारे पास इसको m को सब्सटीट्यूट करना रिक्वायर्ड इक्वेशन में। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी? y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज, y1 हमारा है 2√3
2√3, m का वैल्यू है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये हमारा m का वैल्यू हो गया, और x - x1, x1 इज 2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 - 1 इंटू वाई, और 2√3 माइनस मल्टीप्लाइड बाई √3 - 1। सिमिलरली √3 + 1 मल्टीप्लाई होगा x से, और -2 से भी होगा √3 + 1। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो क्या √3 - 1 y, इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि y को फिर कॉमन ही लेना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 इंटू √3, √3 6, वो मतलब 3 हो जाएगा, और 3 2 हो जाएगा, ओवरऑल 6, ये हो गया 6, और ये हो गया +2√3। सिमिलरली √3 + 1 x को ऐसे ही रहने दो, और इधर हो जाएगा 2√3 - 2, सबको एक साइड ले लेते हैं। तो 0 = √3 + 1 x, और उसके बाद है -2√3, और प्लस, सॉरी माइनस है -√2। अब ये सब ना इधर आ जाएंगे राइट साइड में, तो -√3 - 1 y, ठीक है ना, और वो -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और -2√3, ठीक है। तो अब √3 + 1 तो ऐसे ही रहेगा, √3 + 1 x, इसके पास y वाला लिख लेते हैं, -√3 - 1 y। अब देखो 2√3 कितना हो जाएगा, -4√3, और -2 + 6 कितना हो जाएगा, 4 = 0। यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा और अच्छा लगेगा, अच्छा कर लेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - √3y, और यहाँ से +4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 - √3 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा और छठा, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, पहले हम पांचवा कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 3 यूनिट लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो एक्स पे कोई भी पॉइंट होगा तो वाई की वैल्यू तो 0 होगी, अगर राइट साइड में होगा तो 3 0, लेफ्ट साइड में है इसलिए -3, 0, और स्लोप कितना दिया हुआ है 2, ठीक है ना, समझ गए ना। तो हमारे पास जो है, मतलब यहाँ पर है ना, इसमें बोला कि एक्स एक्सेस को 3 यूनिट पे कट करेगा लेफ्ट साइड ओरिजिन, मतलब 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3, 0 ही तो होगा। तो अपने पास पॉइंट मिल चुका है -3, 0, और स्लोप अपने को कितना दिया हुआ है, -2। तो वापस वही रिक्वायर्ड इक्वेशन, 1 पॉइंट फॉर्म वाली, y - y1 mx - x1, ओके। इसी तरह से अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। वाई एक्सेस को इंटरसेक्ट करता है, तो मतलब x की वैल्यू 0 ही होगी, 2 यूनिट पे अबव द ओरिजिन, मतलब यहाँ पर करता है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, 2। पॉइंट मिल चुका है 0, 2। अब एक पॉइंट मिलने के बाद ना, या तो हम स्लोप की ओर ढूंढ नजर मारते हैं कि स्लोप है कि नहीं, या फिर देखते हैं कि एक और पॉइंट है कि नहीं। तो फिलहाल हमारे पास स्लोप है, क्योंकि थीटा दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो थीटे से जैसे ही पिछले क्वेश्चन में निकाला है अभी, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो m की वैल्यू आ गई। पॉइंट ये रहा, फिर से वापस यही लगा देंगे। तो x1 और y1 की जगह 0 और ,2 डल जाएगा, और m की जगह डल जाएगा √3। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2, -4। अब हमारे को ना 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट इक्वेशन लगाएंगे। तो ये तो x1 और y1 हो गया, और ये x2 और y2। तो हमने शुरू में ही देखा था जब हम फॉर्मूलाज देख रहे थे, y2 - y1, x2 - x1, और यहाँ आ गया x - x1, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे, तो y - y1 इज 1, y2 - y1 -4 -1, x2 - x1 2 -1। तो ये तो हमारा स्लोप बन के जाएगा, और x -1, तो ये क्या बन गया, y -1 -5/3 एंड x + 1, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। अब इसने बोला कि द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर पी टू क्यू आर हमें दिए हुए हैं, व्हाट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, मीडियन की इक्वेशन निकालनी थ्रू वर्टेक्स आर। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा, तो ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्यू है, और ये हमारा है आर। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 1,
आर और क्यू के -2, 3 और आर अपने पास है 4, 5। तो यहाँ से एक मीडियन जा रहा है, तो हमें उसकी पॉइंट निकालने हैं। इसको हम ले लेते हैं एस, क्या नाम दे देते हैं इसे, एस। तो हमें इक्वेशन ऑफ आर एस चाहिए, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ आर एस। तो देखो किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट चाहिए या 1 पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, है ना। तो स्लोप आना तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल सा हो रहा है, हम दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को एक मीडियन की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, मीडियन बाइसेक्ट द ट्राइंगल इन 2 इक्वल एरियाज और मीडियन बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स पी एस इक्वल्स टू क्यू एस, देयरफॉर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एस इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, अपने को हमारे को 10th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो मिड पॉइंट था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब p और q की हेल्प से निकलेगा ना ये s वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो s के जो कोऑर्डिनेट आए 0 एंड 2 आ गए, है ना। और r के ऑलरेडी अपने पास क्या है, आर के हैं 4, 5। तो फिर से इन्हीं 2 पॉइंट से बिल्कुल सेम इस तरह से हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2 और लगा देंगे, ठीक है ना, जो भी हमने साइड वाले क्वेश्चन में लगाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द -3, 5। मतलब एक पॉइंट है, यहाँ से पास करती है -3, 5 से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो जाकर परपेंडिकुलर हो जाती है लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5। तो जैसे कि 1, 2, 5 है और एक यहाँ पर है -3, 6। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर जिस इक्वेशन की निकालनी है वो परपेंडिकुलर है। तो मतलब जैसे हम इसे ए ले लेते हैं और इसे बी और इसे पी और इसे क्यू। तो हमें पी क्यू का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, ये रफ डायग्राम है, फेयर नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, पी मिल गया। पी के बाद हम दूसरे पॉइंट की ओर नज़र डालते हैं कि अगर दूसरा पॉइंट मिल जाता तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। बट दूसरा पॉइंट हमें नहीं मिल सकता क्योंकि हमें ना तो ये गिवन है कि वो मिड पॉइंट है और ना ही कोई रेशो वगैरह गिवन है ताकि हम सेक्शन फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर हम परपेंडिकुलर कंडीशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए बी और पी क्यू जब परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स के प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो वही फॉर्मूला y2 -y1 अपॉन x2 -x1। तो ये कितना निकल कर आएगा, 6 -5 और -3 -2 यानी कि 1 अपॉन -5। अब हम जानते हैं व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू जो हो जाएगा -1 होगा। तो ए बी का कितना है अभी, -1/5। हमें पी क्यू का अभी के अभी निकालना है और ये है -1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू अपने को कितना मिल गया, 5 मिल गया, है ना। वो माइनस माइनस तो कट हो गया, 5 मिल गया। तो अब आपको ना इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो एक लाइन का स्लोप आपको मिल गया 5 या -5/3, तो दूसरा जो स्लोप निकल के आएगा वो इसको उल्टा कर दो और साइन बदल दो। मतलब जो भी आपको स्लोप गिवन हो ना उसको उल्टा भी कर दो और उसका साइन भी बदल दो। क्लियर है ना। तो डायरेक्टली हम ऐसे कर भी सकते हैं, बट साइड में ना आपको रीजन देना रहेगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ओके, इतना पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास स्लोप आ चुका है 5, स्लोप कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, स्लोप आ गया है 5 और पॉइंट है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है -3, 5। तो अब हम इसमें 1 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये अब आप बना सकते हैं जैसे कि हमने शुरू के क्वेश्चंस किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। एक लाइन परपेंडिकुलर है बिल्कुल जैसे कि पीछे था 10 और 23 पर। तो पहले हम एक 10, 23 को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, ये है 1, 0, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी, और 2, 3। तो एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, मतलब यहाँ पर जैसे कि ये परपेंडिकुलर है ना। और ये नाम है पी और ये नाम है क्यू, ठीक है। और वो किस रेशो में डिवाइड करती है, 1:n में। मतलब ये 1 और ये वाला है n। मेरा n थोड़ा सा x जैसा ही लगता है, ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो सही बने। तो अब देखो ना तो हमारे पास पी क्यू का कोई पॉइंट है
और ना ही पी क्यू का स्लोप है। तो स्लोप तो पिछली कंडीशन से निकल आएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमें इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, वही y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 x2 माइनस x1 दैट इज 3। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 3 का उल्टा कितना होता है 1/3, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, रीजन देना पड़ेगा। m1 into m2 is equals to -1 when two lines are perpendicular product of their slope is -1। तो अब हमें पी क्यू का स्लोप मिल गया, अब क्यू का पॉइंट निकाल लेते हैं। अरे ये देखो 1:n के रेशियो में दिया हुआ है, ओ यहाँ तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देयर फोर क्यू कैन बी रिटन एज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फॉर्मूला था ना 10th क्लास में, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, रेशियो क्या है 1:2, x2 क्या है 2 प्लस n, ये देखो n जैसा लग रहा है ना, मैंने तो x अलग है n अलग है ना, इनटू x1, ओ सॉरी x2, हाँ तो ये x1 अपॉन में कितना आएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस n। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 और y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो q के जो कोऑर्डिनेट निकल कर आए, ये निकल कर आए 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ये आया 3 अपॉन 1 प्लस n। अब अपने पास x1 x2 है और स्लोप भी है, तो यहाँ पर अब देखें, हम उसे भूल जाएं वैसे कन्फ्यूजन हो सकती है। m का वैल्यू लेंगे -1/3, पॉइंट कितना अपने पास 2 प्लस n, ये n है 1 प्लस n। सिमिलरली 3 अपॉन 1 प्लस n, फिर से वही फॉर्मूला आपको अपना अप्लाई करना है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये x है तो ये तो अपना x1 हो जाएगा और ये अपना y1 और ये स्लोप है ही। लगा देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें लेकिन कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब, अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात की थी कि कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे कट करती है, वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहलाते हैं। तो देखिए इक्वल इंटरसेप्ट है मतलब जितना ये है a,0 उतना ये है 0,b, ठीक है ना। तो 0,b और a,0 है, और इसने बोला कि इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब इट इज गिवन दैट a इक्वल्स टू b, और वो कहाँ से लाइन पास करती है, 2,3 से पास करती है। ओके, तो पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी हमने इसका क्वेश्चन किया नहीं है, ये पहला ही क्वेश्चन है। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हुआ करती थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर a और b तो है नहीं अपने पास, तो x की वैल्यू है 2, यहाँ पर a, y की वैल्यू है 3, यहाँ पर b, तो b और a इक्वल है तो हम वापस यहाँ a लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 अपॉन ए इक्वल बाई एलसीएम, तो a का वैल्यू आ गया 5, तो b इज ऑल्सो 5 क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब वापस x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, तो x अपॉन a व्हाट इज a 5, y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 यानी कि x प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। इक्वल इंटरसेप्ट दिया है तो मतलब ये वाला लाइन और ये वाला पोर्शन इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी कि यहाँ 45 है और ये वाला एंगल कितना होगा 135। तो हम 135 लेंगे क्योंकि एंगल अगर नहीं लिखा होता कि कौन सा वाइज है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम थीटा इक्वल्स टू 135 लेके तो m इज इक्वल्स टू tan 135 का वैल्यू ले लेते। tan 135 का वैल्यू -1 होता है, -1 है, पॉइंट है अपने पास, तो वही y माइनस y1 m x माइनस x1 ये भी यूज कर सकते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी के जैसा ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 और उसके जो इंटरसेप्ट का सम है, वहां तो देखो इंटरसेप्ट इक्वल थे, यहाँ इंटरसेप्ट का सम क्या दिया हुआ है 9, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी इक्वल्स टू 9। तो वापस से इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1, x की जगह 2 अपॉन a और y की वैल्यू भी शायद 2 ही है, तो y का वैल्यू भी 2 डालना है और b का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे 9 माइनस a, क्या हो जाएगा 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। तो ये एलसीएम कर लेते हैं, 18 माइनस 2a
प्लस 2a और ये आ जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू 1। 2a कट गया, 18 इज इक्वस टू 9a क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया, तो सबको एक साइड ले आते हैं। 9a प्लस 18 इक्वस टू 0, है ना। तो इसके शायद फैक्टर हो जाएंगे, है ना। क्या फैक्टर हो जाएंगे? दो ऐसे नंबर जिन्हें ऐड करें तो मतलब 9 आए और मल्टीप्लाई करें तो 18, तो 6 3 कर लेंगे, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? a प्लस a माइनस 3, माइनस का 9 है ना, तो a माइनस 3 और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू 3 होगा और एक a का वैल्यू होगा 6। तो अब यहाँ पार्टीशन करेंगे, जब a 3 होगा तो इसमें डालेंगे a का 3, तो b का वैल्यू 6 आ जाएगा, और अगर a की वैल्यू 6 होगी तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी? x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1, मतलब दो इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ x अपॉन 3 y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1, हम एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और दूसरी में अब a 6 डलेगा और b 3 डलेगा। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या आगे एलसीएम लेके इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 0,2, पॉइंट मिल गया 0,2, और एंगल जो है थीटा दिया हुआ है 2π/3। 2π/3 को हम लिख सकते हैं 120, है ना। तो पहले tan थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, tan 120 इज इक्वल टू m। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? -√3, -√3 आ गया। अब पॉइंट आ गया, अब आप इक्वेशन बना सकते हैं y माइनस y1 m x माइनस x1। ऑल्सो यहाँ से देखो और भी कुछ कहता है, हाँ, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब इस लाइन के पैरेलल है, तो मतलब पैरेलल है तो स्लोप सेम ही रहेगा, है ना। तो स्लोप तो दूसरी लाइन के भी -√3 लेना है, बट वो 2 यूनिट पर कट करती है बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन 2 यूनिट मतलब 1 2, तो पॉइंट हो जाएगा 0, -2। फिर से वापस यही इक्वेशन लगाएंगे तो दो इक्वेशन आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आता है टू द लाइन मीट्स एट -2, 9। मतलब एक लाइन आती है ओरिजिन से और वो दूसरे लाइन पर जाकर जहाँ मिलती है वो पॉइंट है -2, 9, और जहाँ मिलती है वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो मतलब अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाएं, ओरिजिन से आ रही है और दूसरी लाइन पर जहाँ टकराती है वो -2, 9 है, तो -2, 9 यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये है -2, 9, और यहाँ पर से एक लाइन जा रही है इसी पॉइंट से, एक और लाइन, मतलब ये तो ऐसे गई। अब एक और लाइन है वो जो जहाँ पर ये टकरा रही है वो भी -2, लेकिन वो बना रही है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए तो यही डायरेक्शन बनेगा ना। तो अब हमें इसकी लाइन निकालनी है, तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं ओ। तो हमें जो है इसमें इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन। इसने बोला ओरिजिन से एक लाइन आती है और -2, 9 पर दूसरी लाइन से मिलती है ना। तो वो तो ऐसे भी हो सकता था, 0 0 से आई -2, 9 पे ऐसे भी तो मिल सकती थी, है ना। ऐसे भी मिल सकती थी, कैसे भी मिल सकती थी, लेकिन उसने वहाँ परपेंडिकुलर बोल दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर जाएंगे -2 पर एक 90 डिग्री बनाएंगे तो लाइन ऐसे बनेगी। क्लियर हो गया ना अब? ठीक है, इसको रब कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। चलो बस हो गया, इतना ज़्यादा साफ करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, तो अब हम इसको बनाते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। तो बहुत आसान है, ए बी का इक्वेशन में से हमारे पास एक पॉइंट, ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक पॉइंट की ज़रूरत थी, तो मिल गया। अब अगर ए पॉइंट मिल जाता तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, या हमें स्लोप मिल जाएगा तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। तो स्लोप मिलना ज़्यादा आसान है, तो पहले हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ ओ वी, है ना। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 9। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 -2, 0 x2 माइनस x1, यानी कि -9/2। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? हमने अभी सीखा था जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या करते हैं, एक लाइन का स्लोप -2/9 है तो पहले उल्टा करेंगे, 2/9, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। और पॉइंट है अपने पास कितना? -2, 9। तो फिर से वही रिक्वायर्ड इक्वेशन, y माइनस y1 m x माइनस x1, यानी कि y माइनस 9, m कितना है बेटा? 2/9, और x माइनस -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन हमारे सामने एकदम चकाचक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है द लेंथ इन सेंटीमीटर अ कॉपर रॉड एट लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी। मतलब एक कॉपर रॉड है, उसकी लेंथ जो है वो कैपिटल एल है
और टेम्परेचर जो है इसका सी है। तो जब एल उसकी 124 मतलब 124.942 है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये एल है ये सी है ना। तो जब और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो 125 हो गई कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 110 पे। तो इसने बोला एल इन टर्म ऑफ सी। तो अब अगर हम इसको देखें, ये 2 पॉइंट फॉर्म लगाया जा सकता है, तो y माइनस वाई वन, और इक्वेशन बना के ना इसको वही सॉल्व कर देंगे। तो x2 माइनस एक्स वन अपॉन x माइनस एक्स वन, तो ये आ जाएगा, हम इसको L और C में लिख सकते हैं। L माइनस एल वन, L2 माइनस एल वन, नहीं ये L तो हमारा x है ना, तो हम इसको y को लेंगे, है ना भाई। ये तो देखो ना, ये x1 है ये x2 है, ओके। तो x1 y1 x2 y2, तो L जो है x है और उसने L की टर्म में मांगा है, यानी कि y जो है हमारा C, और यहाँ पर है C माइनस सी वन, C2 माइनस सी वन अपॉन L2 माइनस एल वन अपॉन L माइनस एल वन। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, तो इसे L इन टर्म ऑफ C लाना है। तो क्या हो जाएगा, C माइनस सी वन मल्टीप्लाइड बाई L2 माइनस एल वन, C2 माइनस सी वन, उल्टा हो गया उधर जाके, और L माइनस सी वन। अब ये माइनस सी वन को उधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C माइनस सी वन और L2 माइनस एल वन और अपॉन C2 माइनस सी वन इज इक्वल टू L। अब अकेला L रह गया, L इन टर्म ऑफ C का मतलब ये तो था। तो C1 का वैल्यू कितना है बेटा, लिख लेते हैं 20। C2 माइनस सी वन कितना हो जाएगा, ओ C माइनस सी वन यानी कि C माइनस 20। L2 माइनस एल वन कितना हो जाएगा, यानी कि 125.942 माइनस 124.942 अपॉन में 110 माइनस 20 इज इक्वल टू L। अब L में लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, तो L इक्वल्स टू देखते हैं कितना आता है, तो 20 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस C माइनस 20, इन दोनों को माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। शायद मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, ये 134 आएगा, है ना। कितना आएगा, वन, यहाँ पर गलत है, 125 के पास 134 है, तो 134 और यहाँ पर 942 ही है, 942। ओके, अब देखते हैं इसको क्या आएगा। तो ये हमारा आ चुका है, हम इसको आगे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना। मतलब C को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और फिर प्लस 20 वगैरह एलसीएम वगैरह करके इसको आंसर ले आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट, मतलब उसने अपने स्टोर पे, मिल्क स्टोर पे ये फाइंड किया कि 980 रुपये लीटर वो बेच 980 लीटर को बेचता है 14 रुपीज़ पर लीटर, 1220 को बेच देता है वो 16 रुपये पर लीटर। लीनियर रिलेशनशिप मानते हुए तो हमें बताना है कि 17 रुपये लीटर वो कितना दूध बेचेगा। तो हम इसको ना पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि ए पॉइंट लिख लेते हैं, 980 लीटर बेचा 14 रुपये के हिसाब से, और 1220 बेच दिया 16 रुपीज़ पर लीटर। हाउ मेनी लीटर्स, कितने लीटर वो सेल करेगा एट द रेट 17। तो जब ये लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ए बी और सी, तो जो स्लोप ए बी का होगा वही स्लोप बी सी का होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 14, वही स्लोप का जो फॉर्मूला है ना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, और ये 1220 माइनस 980 इज इक्वल टू 17 माइनस 16 और x माइनस 1220। बस अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो इसलिए हमें जल्दी करना होगा। एक पी पॉइंट है ए बी जो कि मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। ये मुद्दा समझने वाला है कि मतलब अगर जो हमारे एक्सेस होते हैं ना, तो इस दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ए कॉमा बी है। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन शो करना है, एक्स अपॉन ए, मतलब हमें ये शो करना है कि शो दैट एक्स अपॉन ए
y अपॉन बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहले हम इस जो एक्सेस को हम मान लेते हैं x1 कॉमा ए 0 और इसको मान लेते हैं 0 कॉमा y1, ये हमारा b हो जाएगा, है ना। इंटरसेप्ट अब ये है x1 और y1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये x1 मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये जो p है ये मिड पॉइंट है ना। तो p के जो कोऑर्डिनेट आएंगे x1 प्लस 0 अपॉन 2 बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला 0 प्लस y1 अपॉन 2, तो p के कोऑर्डिनेट क्या है x1 अपॉन 2 y1 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट आए p के, और हमें p के दिए हुए क्या है a कॉमा b, दोनों को इक्वेट करेंगे यानी कि x1 अपॉन 2 वो तो इक्वल टू होगा a के, और y1 अपॉन 2 वो इक्वल टू होगा b के। तो x1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2a, और y1 का वैल्यू कितना आ गया 2b, है ना। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए तो यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि a है वहाँ पर, x अपॉन x1 y अपॉन y1 इक्वल्स टू 1, तो x अपॉन x1 का वैल्यू 2a, y अपॉन y1 का वैल्यू 2b इक्वल्स टू 1, 2 कॉमन ले लेंगे तो x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 2 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरी साइड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर और एच जो है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे पिछली बार मिड पॉइंट था, इस बार सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है 1:2, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है, तो वो यही है ऐसे। तो जैसे कि अब हमारे पास आर है एच कॉमा के, तो हम ए को ले लेते हैं वही ए कॉमा बी, ए कॉमा 0, और यहाँ ले लेते हैं 0 कॉमा बी, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और किस रेशो में 1:2 के, तो ए के पॉइंट ए कॉमा 0, बी के पॉइंट 0 कॉमा बी, और रेशो कितना है 1:t। तो सेक्शन फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा था m1x2 यानी कि 1:0 प्लस 2 इंटू ए अपॉन 1+2, सिमिलरली 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1+2, है ना। तो ये हमारा किसका पॉइंट आया आर का, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो ये हुआ 2a अपॉन 3, ये हो गया b अपॉन 3, है ना। ये r का पॉइंट है और r अपने पास है क्या h कॉमा के, तो अगर हम इनको इक्वेट करें कि 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू h, तो a का वैल्यू आ गया 3h अपॉन 2, सिमिलरली b का वैल्यू आ जाएगा 3k। अब वो इसे वापस रिक्वायर्ड इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, तो x अपॉन 3h अपॉन 2 y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1, तो ये तो 2 तो ऊपर चला जाएगा यानी कि 2x अपॉन 3h y अपॉन 3k इक्वल टू 1, हम 3 कॉमन लेके उधर भी भेज सकते हैं 1 के पास, मतलब हम लिख सकते हैं 2x अपॉन h y अपॉन k इज इक्वल्स टू 3, ये y है लग नहीं रहा y जैसा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से हमें क्या प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर का मतलब है कि ए बी सी, तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पर है, तो कोई से भी दो पॉइंट पकड़ लेते हैं और उससे इक्वेशन बना लेते हैं, और तीसरा पॉइंट वो सेटिस्फाई करेगा उसको, हम 9th क्लास से पूछते पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लो हमने ए बी की इक्वेशन बना ली, तो ए बी की इक्वेशन तो कहीं भी चले जाओ तो पूरी लाइन के लिए ना, इन्फिनिटी तक के लिए। अब अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर होगा तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो दो पॉइंट पकड़ लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं 3,0 ए, और बी ले लेते हैं -2,-2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी y माइनस वाई वन y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, तो y माइनस 0 और -2 -0 और -2 मतलब -3 और x -3, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी -2/5 यानी कि 2/5 और x -3। अब ये जो तीसरा पॉइंट है अगर इस लाइन पर हुआ तो मतलब लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी, तो अब जो है x की वैल्यू आपने 8 और y की वैल्यू आपने ये डाल देनी है। अगर इस लाइन में ये सेटिस्फाई हो जाता है, y के लिए क्या डाल देनी है 2, 2/5, x के लिए क्या डाल देनी है 8 -3, तो देखो आ गया ना 2, 2/5, 8 -3 इज 5, 5 5 कट हो गया 2 इक्वल्स टू 2, तो मतलब सी वाला पॉइंट इस ए बी लाइन पर ही है, तो इसका मतलब कोलिनियर हो गए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं ज़्यादा जल्दी बोल देता हूँ जो भी मुझे बोलना है।
वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रा कमेंट कर दें ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूँ।